नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 कंज्यूमर शो पहरेदार में, जहां हम बुलंद करते हैं आपके हक की आवाज। आज पहरेदार में कैशलेस होते देश की साइबर सुरक्षा पर उठ रहे गंभीर सवाल और इन सवालों का ही जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज हम। उद्योग संगठन एसोचैम और रिसर्च फर्म ईवाई की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में कैशलेस पेमेंट से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों में 65% तक बढ़ोतरी हो सकती है। इस डराने वाली रिपोर्ट तक ही किस्सा नहीं थमता है। खबर आती है कि जिस माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर विंडोज एक्सपी पर एटीएम्स काम करते हैं, वो 2 साल पहले ही आउटडेटेड हो चुके हैं और अधिकतर बैंकों ने इसे अपग्रेड नहीं किया है। और तो और खुद रिजर्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि बैंकों के पास आने वाली हर चौथी शिकायत कार्ड या एटीएम फ्रॉड से जुड़ी होती है। लेकिन शायद ये रिपोर्ट भी सरकार की नींद तोड़ने के लिए काफी नहीं थी, तभी तो देश में साइबर फ्रॉड के मामलों की सुनवाई करने वाली सबसे बड़ी अदालत में 5 साल तक कोई जज नियुक्त नहीं किया जाता। इन सब से हमें तो यही समझ आ रहा है कि इकोनॉमी कैशलेस हो ना हो, यही हाल रहा तो साइबर लुटेरे हमारे आपके बैंक अकाउंट को जरूर कैशलेस बना देंगे। तो इस खतरे से डरने के अलावा आप इसका सामना कैसे करें, समझने की कोशिश करते हैं अपने खास मेहमानों के साथ। मेरे साथ हैं एनपीसीआई के रिस्क मैनेजमेंट हेड भरत पांचाल, एथिकल हैकर जितेंद्र जैन, साइबर लॉ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एडवोकेट प्रशांत माली और साथ ही में एक इंसान जिसने ये सब कुछ झेला है। मेरे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं खास मेहमान ललित कुमार, और ललित जी की कहानी हम इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। एक्सिस बैंक का ये क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इनके साथ क्या कुछ हुआ। ललित जी नमस्ते, स्वागत है आपका। आपके क्रेडिट कार्ड से 1.25 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन होता है और आपको कानों कान खबर नहीं लगती है। कैसे हुआ ये सारा फ्रॉड, आपके साथ बताइए। मैडम क्या है कि 5/12/2016 को जब मैं सुबह सो के उठा, मैं तो सोया हुआ था, जब सुबह सो के उठा तो देखा कि मेरे मोबाइल पे 40 मैसेज के करीब था। तो मैं देख के एकदम, चूंकि मैं फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, तो मैं शेयर मार्केट और ये सब मैं करता रहता हूँ, ऑनलाइन भी सब कंप्यूटर पे ही रहता है। लेकिन जैसे 40 मैसेज देखा, मैं घबरा गया कि क्या हो गया मेरे साथ। तो जैसे मैसेज खोला, उसमें इतने ट्रांजैक्शन थे क्रेडिट कार्ड के थ्रू, कोई डॉलर में, कोई यूरो में, कोई नाइजीरियन करेंसी में, तमाम सारी वेबसाइट का कोई सॉफ्टवेयर लोड किया हुआ है, कोई डोमिनोज पिज्जा है, कोई वालमार्ट से है, सब खरीद के लगभग 1,18,000 रुपए के करीब आता है, ये खरीद लिया। बिल्कुल। और फिर मैं इसके बाद सुबह एक्सिस बैंक तुरंत के पास ऑनलाइन आप पहुंचे अपनी शिकायत लेकर के कि नहीं आप ललित जी? तुरंत मैं एक्सिस बैंक को फोन मिलाया। इनका ऑनलाइन कॉल सेंटर जो है उस पर 3-4 बार फोन नहीं उठा, 5वीं बार में उठा तो उन्होंने एक नीलेश जी थे बंबई में, उनका नंबर दिया इन्होंने। मैं उनको नंबर मिलाया तो उन्होंने कहा हाँ आपके साथ फ्रॉड हो गया है और मैं इस कार्ड को ब्लॉक कर रहा हूँ। ठीक, कार्ड ब्लॉक हो गया। उसके बाद मैं इसकी शिकायत केवल पुलिस थाने और तमाम जगह गया। कहीं कोई लिखने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, इस चीज को कोई समझता ही, पुलिस तो समझ ही नहीं पा रही है कि होता क्या है ये चीज। साइबर क्राइम में गया, साइबर क्राइम ये कह रही है कि ऐसा है कि मैं कार्ड तो पैसे तो नहीं दिला सकता, मैं चोर पकड़ूंगा, आप बैंक से जाकर लड़िए, बैंक ही कुछ कर सकती है इसमें। 3-4 दिन में थाने का चक्कर लगाया तो उसमें आईटी एक्ट की इनको धारा नहीं मालूम है पुलिस वालों को कि आईटी एक्ट की धारा इसमें लगनी है, क्या लगनी है। तो फिर उन्होंने ऐसे टालते हुए 420 के केस में इन्होंने धारा लिख के मुझे पकड़ा दिया। यानी कि एक तो फ्रॉड होता है, इसकी कंप्लेंट कैसे की जाए इसमें भी आपको बहुत तकलीफ आई, और बैंक का रवैया इसमें आपको मदद करने वाला नहीं रहा। क्या आपने कभी अपना कोई डेटा शेयर किया था? क्या जब आपके कार्ड से ट्रांजैक्शन हो रहा था तो आपको किसी तरह की ओटीपी नंबर मिला था? कभी आपने सीवीवी कहीं पर आपको लग रहा है गलती से आपने शेयर कर लिया होगा ललित जी? मैडम मैं विगत 10 सालों से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ऑनलाइन ही शॉपिंग करता हूं। पैसे रहते भी हम क्रेडिट कार्ड से ही शॉपिंग करते थे, ये आज का मसला नहीं है। हम लोग इतने जागरूक हैं, शेयर मार्केट में ऑनलाइन ट्रेडिंग, कंप्यूटर है, जितना भी चीजें हो सकती हैं इंस्ट्रूमेंट आज के नए युग को, वो सब हम लोग शेयर करते हैं। लेकिन मेरे साथ जब ऐसा होता है तो मैं लोगों को मैं सिखाने वाला कि ये शेयरिंग नहीं होती है, और मेरे साथ ही ऐसा हो गया तो मैं तो खुद ही भौचक्का हो गया कि मेरे साथ ही ऐसा हो गया तो किसी के साथ हो सकता है। बिल्कुल किसी के साथ हो सकता है। आपकी घबराहट, आपकी परेशानी, ये तो पुलिस
बिल्कुल झल्ला रहे, जाएं तो जाए कहां। रातों रात जो है कार्ड से 1,18,000 रुपए निकल जाते हैं। एक्सिस बैंक की चुप्पी अभी भी जारी है। हम आपको बताना चाहेंगे, हमने भी एक्सिस बैंक के सामने ललित जी का ये मामला भेजा था। ललित खुद एक्सिस बैंक को परस्यू करे पर उनसे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। प्रशांत, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, यहाँ पर आपने सुना यहाँ ललित कुमार की शिकायत, वो झल्ला रहे हैं, परेशान है, उनके लिए आगे का क्या रास्ता होगा प्रशांत? देखिए, ये जो बैंक के पास अगर जाते हैं तो ये बैंक का हमेशा का ये रवैया रहा है, लेकिन इनको 3 स्टेप करनी चाहिए थी कि पहले बैंक को एक कॉपी देना, दूसरा पुलिस स्टेशन में जैसे इन्होंने कहा कि इनको सेक्शंस कलम नहीं पता होते, ये सबसे अच्छी बात है कि इनको पता नहीं होता। इसको 66C और 66D जो IT एक्ट के तहत आता है वो लगाना जरूरी था, लेकिन वो उन्होंने नहीं लगाया। इनको चाहिए 2 चीज और करनी चाहिए थी। बैंकिंग ओम्बड्समैन के तहत इनका केस आता है तो बैंकिंग ओम्बड्समैन में केस फाइल करना जरूरी था। दूसरी चीज जो है वो सेक्शन 46 के तहत एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होता है, हर स्टेट में होता है, लेकिन मेरे ख्याल से यूपी में वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर नहीं है, तो इसीलिए उनको फिर नजदीकी कोई कोर्ट में अपना या कंज्यूमर कोर्ट में अपनी केस फाइल कर सकते हैं ये। लेकिन ये सब भागा दौड़ी वाला मामला होगा। अगर ये एक्सिस बैंक के प्रति ज्यादा परसीव करते हैं, अगर उनको नीचे के मैनेजर्स एक्सेस नहीं देते तो ऊपर जनरल मैनेजर तक जाए, या आरबीआई की भी ऐसी जो एजेंसीज है, ग्रीवेंस सेल है, उनके यहाँ पे परसीव करे तो मेरे ख्याल से इनको जल्दी राहत मिलेगी। जैसा कि प्रशांत मुझे कह रहे थे कि अब बैंक के पास जाना बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन बैंक, वो भी एक्सिस बैंक, अभी तक तो सुन नहीं रहा है। लेकिन फिर भी ललित, आपको वहां कोशिश जरूर करनी चाहिए। मेरे साथ एनपीसीआई के भरत पांचाल हैं। भरत जी, जो भी ये हैकिंग होती है, डेटास निकल जाते हैं, अब हम इतने ऑनलाइन पेमेंट्स की तादाद अब बढ़ने वाली, कितने तैयार हैं हम इस तरह के थ्रेट से निपटने के लिए? हैकिंग क्या होता है कि आपकी जो सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम है, उसके अंदर कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी को आके करता है, वो अनऑथराइज यूजर है, अनऑथराइज पर्सन है जो आपके वो सिस्टम आके अंदर एंटर करके कुछ तो मैलिशियस एक्टिविटी कर रहा है। देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं कि अगर आप वर्ल्ड वाइड डेटा देखें, 2016 की रिपोर्ट देखें, तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं यूजिंग हैकिंग एंड ऑल दिस, 57% अमेरिका में होते हैं, बाकी वर्ल्ड 43% में, और इंडिया काफी बहुत कम नंबर पे आता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया इम्यून रहेगा। ऑफकोर्स जो डिजिटाइजेशन की बात चल रही है, लोग कैशलेस सोसाइटी की ओर जा रहे हैं, तो वो थोड़ा तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। लेकिन जहां तक जो सिस्टम की बात आप जो मुझे पूछ रहे हैं कि हम कितने तैयार हैं, देखिए मैं बताऊंगा कि अगर आप पूरे वर्ल्ड की सारी फाइनेंशियल सिस्टम और पेमेंट सिस्टम को कंपेयर करें, मेरा दावा है कि हमारे जो इंडिया में जो सिस्टम है काफी बेहतर है। इसका रीजन ये है कि आप इंडिया में जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, या आप एटीएम पे कर रहे हो या ई कॉम साइट पे कर रहे हो, मतलब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, या तो पॉइंट ऑफ सेल मशीन पे जाके आप कर रहे हो, तो आपका खाली कार्ड, पहले जो हमें एक जमाना था कि हम खाली कार्ड दे दिया, कार्ड स्वेप कर दिया, आपका ट्रांजैक्शन हो गया। अब वो जमाना नहीं रहा है। आपको एक 1 टाइम पासवर्ड जो ओटीपी बोलते हैं वो भी आता है। जब तक 2 फैक्टर नहीं आता तब तक आप वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं कर सकते। जो एक पासवर्ड आपको मिलता है वो एक ही ट्रांजैक्शन के लिए मिलता है, आप बार बार वही ओटीपी लेके मल्टीपल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमारा सिस्टम पुख्ता है, लेकिन अगर अभी यही आरबीआई ने यही नियम निकाला है कि अब 2000 से कम के जो ट्रांजैक्शन होंगे उसमें ओटीपी की कोई जरूरत नहीं है, जो 2 स्टेप ऑथेंटिफिकेशन होता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो क्या जितेन आप महसूस करते हैं ये कदम हमारे को और पुख्ता बनाएगा क्या हम या हमारे को और कमजोर कर रहा है यहाँ पर? देखिए प्रियंका, ये जो 2 निर्णय हैं कि कैशलेस इकोनॉमी में जाने के लिए लोगों को परेशानी कम हो, इसके लिए सरकार ने 2 चीजें कही हैं। एक तो कि भाई 2000 रुपए से कम के जो छोटे अमाउंट के ट्रांजैक्शन है उसके लिए कोई ओटीपी नहीं मांगा जाएगा। जहां तक इस नियम की बात है, मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूं, बिकॉज जो भारत की आबादी है, आज आप देखेंगे 7% आबादी पहली बार ऑनलाइन बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेगी। वो करोड़ों लोग जिन्होंने जनधन अकाउंट खोले हैं उन्होंने कभी इंटरनेट बैंकिंग या प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल नहीं किया है। और करोड़ों लोगों की आबादी में ये कह देना कि भाई 2000 रुपए बड़ा अमाउंट नहीं है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। 2000 रुपए हो सकता है मेरे लिए और आपके लिए एक छोटा अमाउंट हो, पर जो दिहाड़ी वाला व्यक्ति है, जो रूरल इकोनॉमी से आ रहा है, गरीब किसान है, डेली वेज अर्नर है, उसके लिए 2000 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है।
तो ये कहना कि अगर 2000 रुपए से नीचे हम ये सेकंड फैक्टर की जो सिक्योरिटी है उसकी जरूरत नहीं है, नहीं देंगे, ये बहुत गलत फैसला है। मेरे हिसाब से ये अकाउंट धारक के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि आप अपना जो ये ओटीपी की लिमिट है वो कितना करना चाहते हैं। अगर मैं कहता हूं कि भैया मुझे 5000 तक के ट्रांजैक्शन तक आप ओटीपी मत भेजिए तो ठीक है, अगर एक गरीब मजदूर अगर ये कहता है कि मुझे 500 रुपए के लिए भी ओटीपी चाहिए, आपको उसको देना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन साफ तौर पर इस पर तो आप सहमत दिख रहे हैं जितेंद्र कि इस नियम को जिस तरह से लाया गया है वो आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि 2000 के नीचे के ट्रांजैक्शन में ओटीपी नहीं हो। ये स्वतंत्रता कंज्यूमर को मिलनी चाहिए। अपनी इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का अभी हासिल हो रहे हैं। कैशलेस और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दे रही है, वहीं दूसरी ओर मोबाइल तकनीक से जुड़ी कंपनियां इसकी सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है। दुनिया की जानी मानी चिप निर्माता कंपनी क्वालकॉम ने कहा है कि भारत में फिलहाल कोई भी मोबाइल ऐप कैशलेस लेन देन के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। कंपनी का कहना है कि भारत में कोई भी ई वॉलेट और मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन हार्डवेयर के स्तर पर सुरक्षा नहीं देता, इसलिए यहां ऑनलाइन लेन देन असुरक्षित है। और क्वालकॉम के मुताबिक अधिकतर ई वॉलेट और मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन हार्डवेयर सिक्योरिटी का इस्तेमाल नहीं करते हैं और ये पूरी तरह से एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर करता है कि यूजर के पासवर्ड को आसानी से चुराया जा सके। तो इसीलिए हम बहुत कुछ निर्भर तो कर रहे हैं टेक्नोलॉजी पर, क्या ये हमारी उतनी सुरक्षा कर रहा है? मेरे साथ एनपीसीआई के हेड हैं रिस्क मैनेजमेंट के। आप मुझे बताइए भरत जी, जब क्वालकॉम जैसी कंपनी कहती है कि हमारे एप्स, हमारे फोन्स इस तरह से असुरक्षित हैं, तो ये कहीं ना कहीं सवाल और डर पैदा करती है। आप कंज्यूमर के मन से इस डर को कैसे दूर करना चाहेंगे? क्या आप कहेंगे कि हम बिल्कुल पुख्ता हैं, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप एप्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल कीजिए, ऑनलाइन पेमेंट के जो अलग अलग चीजें अब आ रही हैं उनका इस्तेमाल कीजिए? देखिए प्रियंका, अभी जो आप ऐप की जो बात कर रहे हैं, सारी जो ऐप या तो आप मोबाइल ऐप जो बैंक ने बनाई है या तो वॉलेट कंपनी ने बनाई थे, उनका एक खुद का एक टेस्टिंग का स्टैंडर्ड रहता है। हर एक ऐप को एक रिगोरस टेस्टिंग से पास होना है। जबकि जो ऐप जाके बैठा है एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे या तो आईओएस प्लेटफॉर्म पे, आप अगर देखें तो अपनी इंडिया की नहीं, आप वर्ल्ड में कोई भी जगह पे मोबाइल ऐप जो जाती है वो एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे जाती है या तो आईओएस पे होती है। तो जो क्वालकॉम का रिपोर्ट हालांकि मैं पढ़ा है, लेकिन आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। लेकिन जो प्लेटफॉर्म जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज कॉमन अक्रॉस वर्ल्ड। आप एप्लीकेशन के ऊपर डाउट करके आप जो प्लेटफॉर्म है उसको छोड़ रहे हो, तो शायद व्हाट वी नीड टू फोकस इज ऑन द प्लेटफॉर्म। चलो वो एक बात है। दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो मोबाइल ऐप वगैरह, जैसे हमारा यूपीआई प्लेटफॉर्म इज इट हैज गॉन थ्रू मल्टीपल राउंड ऑफ टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, या तो उसका जो अलग अलग तरीके से टेस्टिंग होता है। तो हम लोग करते हैं, या तो बैंक ने अपना खुद का ऐप बनाया या तो वॉलेट कंपनी ने बनाया, तो के सामने भी टेस्ट करते हैं कि ये झेल पाएगा कि नहीं, और हम बिल्कुल पुख्ता हैं, सुरक्षित हैं, हमारा ट्रांजैक्शन सुरक्षित है। बिल्कुल करना पड़ता है। ओके, अगर करना पड़ता है तो जिस तरह से नंबर ऑफ कंप्लेंट्स बढ़ने हैं, हमने देखा है। एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि 300 गुना ज्यादा साइबर फ्रॉड रिपोर्ट किए गए हैं। प्रशांत, आपको क्या लगता है, हम सुरक्षित हैं? अब यहाँ पर पांचाल साहब मुझे बता रहे हैं कि हम पूरे सिक्योरिटी थ्रेट्स को भी चेक करते रहते हैं, लेकिन आपका रोजाना इस तरह के केसेस से आप 2-4 होते हैं, कितने सुरक्षित हैं? और साइबर फ्रॉड के केसेस बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? देखो, साइबर फ्रॉड दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और ये जो परसेंटेज वाइज बढ़ रहे, जैसे आपने कहा, ये बहुत ही डरावना है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये टेस्टिंग लैब्स के बारे में जो बात हो रही है, ये टेलीकॉम टेस्टिंग लैबोरेटरी इंडिया में बननी थी, जहां हमारे सारे टेलीकॉम इक्विपमेंट टेस्ट होने थे, वो अगले 5 साल से बन नहीं पा रही है। अब तक हमने उसके 2-3 बार उसे बजट एलोकेट किया, वो भी करोड़ों में बजट एलोकेट किया, कभी 20 करोड़, कभी 30 करोड़, लेकिन हमारी सरकार अभी तक इसको पुख्ता तरीके से बना नहीं पाई। इसलिए हमारे लैब नहीं बन पा रही है प्रशांत। लेकिन 5 साल से आपका जो एक साइबर एपेलेट ट्राइब्यूनल है, वहां का चेयरपर्सन भी नहीं डिसाइड हो पा रहा है। वो भी नहीं डिसाइड हो रहा है। बाद में एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो चाहिए थे, अभी जैसा मैंने ये आपके जो अभी हमारे अपने टीवी में आए हुए जिनका पैसा गया हुआ एक्सिस बैंक में, उनको चाहिए था कि वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो सेक्शन 46 के तहत आईटी एक्ट के तहत बनाए गए हैं, मतलब जो आईटी सेक्रेटरी होता है लखनऊ
का या यूपी का, उसके तहत ये मामले दर्ज होने चाहिए थे, लेकिन वो एक्टिव ही नहीं है। वहां के जो आईएएस ऑफिसर होते हैं जिनको ये पदभार होता है वो काम ही नहीं करते। 30 स्टेट्स में से गिने चुने तीन स्टेट्स में से एडजुडिकेटिंग ऑफिसर काम करते हैं, वो भी जब भी उनका मन हो तभी ही काम करते हैं। यानी ये जो पूरा आईटी एक्ट है इसको भी एक रीहॉल की जरूरत है। जितेंद्र, आपसे पूछना चाहूंगी, कंज्यूमर के पास एक रास्ता रहता है कि वो जाए साइबर अपैलेट ट्राइब्यूनल पे जो काम नहीं कर रहा है। प्रशांत मुझे बता रहे हैं आईटी एक्ट के तहत हर राज्य में एक एजुकेटिंग ऑफिसर होना चाहिए जो कि यूपी में नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आईटी एक्ट को दुरुस्त करने का भी वक्त आ गया है। पहले आप हमें कैशलेस की तरफ ठेल रहे हैं जब आपने ग्राउंड वर्क तैयार नहीं किया है। मैं यही प्रियंका कह रहा था कि जो दोनों फैसले हैं ना, 2000 रुपए से कम ओटीपी नहीं लेंगे और दूसरा कि यूजर को बैंक फ्रॉड के केस में कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, ये दोनों हड़बड़ी में लिए हुए फैसले हैं। देखिए, ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, अगर यूजर के साथ बैंक फ्रॉड होता है तो सरकार उसको या बैंक उसको कॉम्पनसेशन देंगे, पर उसमें आप उसका फाइन प्रिंट पढ़िए, वो लिमिट तय कर रहे हैं 10,000 रुपए या 25,000 रुपए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि बैंक फ्रॉड दो तरीके से होता है। एक तो जैसा कि भरत जी ने बताया कि यूजर की गलती है, उसने अपने पिन किसी को दे दिया या पासवर्ड किसी को दे दिया और फ्रॉड हो गया। मैं उसमें मानता हूं कि उसमें बैंक की गलती नहीं है, मगर जहां बैंक के सर्वर हैक हो रहे हैं या फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को हैक करके यूजर का डेटा चुराया जा रहा है, वहां पे आपको पूरा का पूरा पैसा कस्टमर को रिफंड करना चाहिए। कॉम्पनसेशन की बात ही नहीं है, कॉम्पनसेशन तो बियॉन्ड द रिफंड देना चाहिए। ये वो 1.5 साल से आपने बताया धक्के खा रहे हैं। आज बैंकिंग लोकपाल भारत के अंदर हर स्टेट के अंदर उनको अप्रोच करना चाहिए। मैं आपको आज कोई भी आप इंश्योरेंस मॉडल ले लीजिए, आपका कस्टमर लाइफ इंश्योरेंस हो, आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस है, 100% कॉम्पनसेशन मिलता है अगर आपने पूरा प्रीमियम पे किया है। सिमिलरली एक आदमी बैंक में पैसा रखता क्यों है? वो इसलिए रखता है कि बैंक के अंदर मेरा पैसा सुरक्षित है। ब्याज तो वैसे भी 3-4% है और अगर एफडी की दरें भी कम आ रही हैं, तो अगर आज बैंक के अंदर ही आदमी का पैसा सुरक्षित नहीं है तो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाएगा क्यों? इसीलिए मेरे मानना है कि पूरा का पूरा रिफंड कस्टमर को देना चाहिए। आप लोग ये एप्स डेवलप करते हैं ऑनलाइन पेमेंट के और फोन के जरिए पेमेंट्स के, तो क्या कंज्यूमर की सुरक्षा, आपने कहा कि हमारे लिए ये भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब शिकायतें आती हैं तो ग्रीवेंस को हैंडल कैसे करता, चाहे वो आपका बैंक हो या ऐप हो, क्या इस पर भी एनपीसीआई काम कर रहा है और आपको नहीं लगता इस पर काम करने जाने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल प्रियंका, देखिए आप जो बता रहे हैं कि कस्टमर्स का ग्रीवेंस रहता है, तो जो यूपीआई ऐप है हमारा, यूपीआई का ऐप इंडिया में शायद पहली बार हमने एक मोबाइल ऐप के अंदर वो फंक्शन दिया है, फैसिलिटी दिया है कि अगर आपके बैंक में कुछ ऐसे मैलिफाइड या तो कुछ फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हो गए हैं तो आप वो ऐप के जरिए ही सीधा आपका कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, वो सीधा बैंक के पास जाएगा। दूसरा आपको मैं बताऊं कि जो आप आईटी एक्ट और जो बैंकिंग जो कोड है और फ्रॉड का बहुत सारी गाइडलाइन है, वो दोनों एक अलग अलग चीज है। हर एक फ्रॉड जो होता है वो टेक्नोलॉजी की खामियों की वजह से हो ऐसा जरूरी नहीं है। जहां तक आईटी एक्ट की बात है, ठीक है, हैकिंग हुआ या तो कोई आपके सर्वर के अंदर एंटर करके थर्ड पार्टी, जैसे जितेन बता रहे थे, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करके कुछ डेटा निकालिया, वो सब में आईटी एक्ट काम आता है। जबकि बहुत सारे फ्रॉड ऐसे हो रहे हैं कि आपको एक शोल्डर शॉपिंग करते हैं या तो विशिंग फ्रॉड करते हैं, जब फोन करके आपसे पूरा डेटा ले लेते हैं, बाद में वही डेटा आपका कार्ड का या तो बैंक अकाउंट को फ्रॉडुलेंट विड्रॉल करने के लिए यूज करते हैं। जितेन, आपको नहीं लगता ये सारे जो इंस्टीट्यूशन है और ये सारे जो एप्स आ रहे हैं, ये आपको तरह तरह की फैसिलिटी और इन सब की तो बातें करते हैं और वादे करते हैं, लेकिन जब कंज्यूमर को दिक्कत आती है तो आपसे मुंह फेर लेते हैं? प्रियंका, देखिए, ऐप की सिक्योरिटी अगर कोई टेस्ट करता है, मैं आप ये जरूर मानेंगे, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी गूगल है एंड दे हैव गॉट द बेस्ट सिक्योरिटी सेटअप। उसके बावजूद हमने पिछले साल स्मैशअप नाम का एक मैलवेयर पकड़ा था जो कि एंड्रॉइड के प्ले स्टोर पर अवेलेबल था और वो आईएसआई वाले उसको चलवा के पूरे के पूरे इंडियन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में एस्पियोनाज करवा रहे थे और वो गूगल के पूरे सिक्योरिटी टेस्टअप में मतलब टेस्ट करने के बाद वो ऐप गूगल प्ले स्टोर के ऊपर अपलोडेड था। तो इस ऐप की सिक्योरिटी टेस्टिंग करने के बाद ऐप 100% सिक्योर हो जाएगी, इससे मैं सहमत नहीं हूं। हाँ, पर मैं ये जरूर मानता हूं जो बैंकिंग सिस्टम है इंडिया में वो बाकी इंस्टीट्यूशंस के मुकाबले सिक्योरिटी में अच्छा काम कर रहे हैं। तो मगर ये बात कंज्यूमर हम डर के जिए, क्या करें? आप बोल रहे हैं इतने बड़े बड़े खतरे हैं जितेन, नहीं, तो मैं एक छोटी सी बात आपको बोल रहा हूँ, बताइए क्या है? प्रियंका, मैं एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ।
अगर मेरा पैसा बैंक में कहीं भी इधर उधर हुआ है, एज अ कंज्यूमर, मैं एज अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट आपको बोल रहा हूं, सिक्योरिटी जो है कस्टमर की जिम्मेदारी नहीं है बियॉन्ड कीपिंग हिज कार्ड सेफ। उसको 100% कॉम्पनसेशन और रिफंड मिलना चाहिए, नंबर 1। सेकंड, जितने भी टेक्निकल फ्रॉड अगर बैंक के तरफ से हुआ है, आज तक हिंदुस्तान में एक भी ऐसा केस नहीं जिसके ऊपर बैंक के ऊपर नॉन कंप्लायंस ऑफ ड्यू डिलीजेंस की पेनल्टी लगाई हो। बैंक सिक्योरिटी के ऊपर पैसा खर्च कर नहीं रहे हैं, जहां आप उनके ऊपर सवाल उठाते हैं वो कंपैरिजन आपको दिखाते हैं। तो अगर बैंक हैक हुआ है तो बैंक के ऊपर एप्स, ये ऑनलाइन पेमेंट टूल्स जितने भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे अगर आपका पैसा इधर उधर होता है, तो जो मुझे समझ में आ रहा है उन इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी कि वो पैसा आपको वापस मिले। हमारे पास इतना ही वक्त है। अपने सभी मेहमानों का मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी। पहरेदार में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपके हक की आवाज बुलंद करने के लिए। नमस्कार।